Hello everyone, I am Dr. Pradeep Adaka, and today in this particular session we'll be discussing agricultural optional. So agriculture as an optional for UPSC, civil services and for Indian Forest Service examination. So primarily the course will be in English medium. So तुम्हारा जो पूरा कोर्स रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. All right. So in this particular session, we'll be discussing why agriculture optional is one of the favorite in UPSC mains examination. So out of all the social science optionals, so तुम्हारा political science ले लो, anthropology ले लो, so these are the favorite optionals for majority of the students. But when it comes to science optionals, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन. राइट. सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में ऐसे क्या क्वालिटीज हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज विच मेक्स इट वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शनल. नाउ बीइंग ए साइंस ऑप्शनल, इट इज मेनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. इसमें आपको खुद से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करंट अफेयर्स से भी बहुत ज्यादा नहीं आता है. मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज स्टैटिक. You can say around 95% जो सिलेबस है वो स्टैटिक है. Rarely you will find one or two questions which are based on current affairs, जो न्यूज में रिपीटेडली आ रहा है पिछले 6 महीने से. Then there is a possibility that you will get a question on that particular topic. Otherwise 95% of the syllabus is static. ठीक है. And another benefit of this particular optional is कि आप इसको फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विसेज दोनों में कॉमन ऑप्शनल है ये. So as forest service students have to take 2 optionals, right? Forest service के लिए अगर आप अपियर हो तो 2 ऑप्शनल की जरूरत है आपको. Now after the mains examination, most of the students who have taken geography or anthropology or political science, उनको 2 नए ऑप्शनल्स प्रिपेयर होने की जरूरत पड़ती है within the time span of 50 days. Around 50 days में 2 ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी उनको. राइट. अगर आपका एक ऑप्शनल पहले से ही एग्रीकल्चर है, सपोज यू हैव ए कॉमन ऑप्शनल, सो आपको वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन है उसमें एक ही ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. सो दैट इज अ बेनिफिट. अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, सो यू हैव टू टेक आइदर जियोलॉजी और बॉटनी और सम अदर ऑप्शनल. राइट. सो इट इज वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शनल फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो. देखो, पेपर 1 इसका बहुत ईजी होता है. पेपर 1 इज लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर. सो पेपर 1 में बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं. ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो गया या फिर irrigation, right? So soil science, so that you have studied in geography also to some extent. तो पेपर 1 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. पेपर 1 इज वेरी इजी फॉर एवरीवन. पेपर 2 becomes bit टेक्निकल, जहां पर थोड़ा सा अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड है देन इट विल बी बेनिफिशियल. अदरवाइज ऑल्सो इन द क्लासरूम एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. राइट. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जीन, जीन के डेफिनेशन से शुरू करके हम लोग आपको पढ़ाएंगे. सो फ्रॉम द वेरी बेसिक्स विल टीच यू द पेपर 2. पेपर 2 में थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है. अदरवाइज पेपर 1 इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, एनीबडी कैन गो थ्रू इट इजीली. पेपर 2 थोड़ा सा टेक्निकल होता है, जहां पे थोड़े से रिविजन्स करने की जरूरत पड़ेगी आपको. ऑलराइट. सो आज हम एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों ये बेनिफिशियल आपके लिए, एंड यू कैन इजीली स्कोर 280 प्लस. 300 रीच होना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सारे बच्चों को 300 से ऊपर आए हैं. सो व्हाट आर द ट्रिक्स, क्या करोगे तो आपको 300 से ज्यादा स्कोर मिलेगा, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई टू चूज एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शनल. पहली चीज कि एग्रीकल्चर हम लोग ऑप्शनल क्यों ले. राइट. सो देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस बहुत बड़ा है. बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, सो आई एम ऑल्सो एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है देख के कि यार सिलेबस तो बहुत बड़ा है, 4 साल हमने जो पढ़ा वो पूरा आएगा. राइट. इतने सारे क्रॉप्स हैं, ऑल दिस थिंग्स, साइंटिफिक नेम्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, पेस्ट एंड डिजीज के. सो एक मिसकंसेप्शन ये कि सिलेबस बहुत ही बड़ा है. दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से पढ़ के निकाल लोगे. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. सो टू मेक इट इजी यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस.
अदरवाइज तुमको बहुत बड़ा लगेगा। सो ये जो दो मिसकंसेप्शन है कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इजीली कवर नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। एंड ये भी गलत है कि बहुत इजी है, ये तो ऊपर ऊपर से पढ़ के निकाल दोगे। सो बोथ आर मिसकंसेप्शंस, दोनों ही गलत हैं, राइट। सिलेबस एक्चुअली इट इज मॉडरेट, क्योंकि ग्रेजुएशन के सिलेबस से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल्स ऑल दोस थिंग्स आर देयर। यहां पर सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है। एंड एक्चुअल में सिलेबस मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा लेंथी है ना बहुत ज्यादा छोटा है, राइट। बट आप सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो इफ यू नो सर्टेन ट्रिक्स, राइट। आपने सिलेबस को प्रॉपरली एनालाइज किया है कि नहीं, आपने पीवाईक्यूज को प्रॉपरली चेक किया है कि नहीं, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से एरियाज को रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। सो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप अगर करोगे तो आपके लिए सिलेबस बहुत छोटा और जल्दी कंप्लीट कर लोगे। यू कैन कंप्लीट द सिलेबस विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस मॉडरेट है, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना बहुत ही छोटा है। ओके, सो यू हैव टू स्पेंड अ बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ओके, दूसरा लाइफ साइंस सब्जेक्ट है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आपको अपनी तरफ से ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ फैक्चुअल है। यू हैव टू रीड द पर्टिकुलर टॉपिक, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझो, एग्जाम्पल्स थोड़े लिख लो, याद रखो, एंड मेक ए शॉर्ट नोट सो दैट यू कैन रिवाइज इट क्विकली बिफोर द एग्जामिनेशन। यहां पर अपनी तरफ से आपको बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो यू हैव टू रीड द टॉपिक थरोली, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड दैट इज ऑल। सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, साइंस का सब्जेक्ट है तो प्राइमरली फैक्ट बेस्ड है, इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपको सोसाइटी के बारे में जैसे जैसे दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में होता है, आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोकैबुलरी भी ऑलरेडी सेट है, आपको इंग्लिश वोकैबुलरी इतना अच्छा आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज साइंटिफिक वोकैबुलरी होती है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं दैट यू हैव टू यूज इन द आंसर, अदरवाइज सिंपल इंग्लिश विल डू। देन ये मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि पेपर 1 जो है ये बहुत ही आसान लगता है पढ़ते समय। इट इज वेरी सिंपल बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट आपको सारी चीजें समझ में आ रही होती हैं। कुछ कुछ जगह पर थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, बट रेस्ट ऑफ इट इज लाइक गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर। बहुत ही फेमिलियर आपको लगेगा, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में होगा, थोड़ा सा इरिगेशन के बारे में, राइट। सो सॉइल साइंस जो आपने बेसिकली ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे आप, एनसीईआरटी या फिर जो भी आपने कोर्स किया है जनरल स्टडीज का, तो उसमें ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। सो बहुत सारी चीजें आपको फेमिलियर लगेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो थ्रू पेपर 1, राइट। सो पेपर 1 बहुत जल्दी आप इजीली खत्म कर सकते हो और रिवीजन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। देन इट इज नॉट हार्ड टू स्कोर 300 और अबव 300। एवरेज अगर आप पेपर ठीक ठाक लिख के आते हो तो भी आपका 265 270 प्लस आराम से आ जाता है। विथ प्रॉपर रिवीजन, अगर तुम ढंग से रिवीजन करोगे, 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करके जाओगे, तो स्कोरिंग 300 इज नॉट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं आया, बहुत लोगों के 300 प्लस आ चुके हैं। सो इट इज अचीवेबल, बट अगेन उसके लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी टू स्कोर मोर देन 300। अदरवाइज आपको 265 280 के आसपास रुक जाओगे। थोड़ा सा रिवीजन करके, थोड़ी चीजों को अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना के अगर आप रिवीजन करते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, देन यू कैन इजीली स्कोर 300 प्लस। अदरवाइज 280 285 तक आ जाओगे, वहां रुक जाओगे, ठीक है। सो क्या करना है आई विल टेल यू लेटर। देन एक और बेनिफिट क्या है इसका, क्वेश्चंस आर रिपीटेड। क्वेश्चंस आर रिपीटेड, ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस पिछले 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में जो आया है उसी में से आपको बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके वही क्वेश्चंस आते हैं। सेम क्वेश्चंस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि स्टैटिक सिलेबस है, बहुत कुछ नया देने का स्कोप नहीं है।
ओके एक ही कॉन्सेप्ट जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में या फिर टिलेज का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमा के अगले साल पूछ लिया जाता है. सो क्वेश्चंस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो 60% 70% लगभग तुम्हारा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. पिछले 5 साल का भी आप प्रॉपरली पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आपको समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में इरिगेशन है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ टिलेज है तो इसमें क्या पूछ रहा है. ओके सो क्वेश्चंस आर रिपीटेड. ये बहुत, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा. आई विल शो यू हाउ दिस रिपीटिशन will help you to analyze the important topics. और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं. 60 to 70% क्वेश्चंस आर रिपीटेड. देन सिलेबस स्टैटिक है. बहुत लोग ऐसे पूछते हैं सर करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है. इसमें जनरली आप कोई भी एक योजना या कुरुक्षेत्र एक मैगजीन तो जो भी आप पढ़ रहे हो जस्ट कंटिन्यू टू डू दैट. अदरवाइज न्यूज़पेपर तो आप रेगुलरली पढ़ते हो. कोई एक चीज कोई एक टॉपिक जो रेगुलरली तुमको दिख रहा है न्यूज में, पिछले 5-6 महीने में 2-3 बार रिपीट हुआ है, आर्टिकल्स आए हैं, राइट. रूफटॉप गार्डन्स के बारे में एक क्वेश्चन एक 2-3 साल पहले रेगुलरली आया था रूफटॉप गार्डन्स के बारे में, एंड एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन अपीयर हो गया. सो अगर ऐसा कोई टॉपिक है जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मस्टर्ड के बारे में बहुत चल रहा था, सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में एक क्वेश्चन आ जाएगा. सो अगर कोई टॉपिक 2-3 बार रिपीट हुआ, पिछले 4-5 महीने में आर्टिकल्स आए उसके बारे में, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा. अदरवाइज तुम्हारा 95% से ज्यादा सिलेबस स्टैटिक है. थोड़ा बहुत जो तुमको करंट अफेयर से रिलेटेड आने का चांस है वो तुम्हारा सिलेबस का जो लास्ट पैराग्राफ है, जनरल अवेयरनेस, जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड प्रोडक्शन ट्रेंड्स हैं, फूड कंजम्पशन ट्रेंड्स हैं, राइट. वहां पे थोड़ा सा ऐड करके, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, थोड़ा सा डेटा जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी वहां से आ सकता है. अदरवाइज 95% या उससे ज्यादा तुम्हारा स्टैटिक है, फिक्स्ड सिलेबस है. कुछ नया ऐड करने का स्कोप बस वो जनरल एग्रीकल्चर वाले में है. देन कॉमन ऑप्शनल फॉर बोथ फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सो ये एक बेनिफिट मिलेगा अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है एंड यू क्वालिफाई फॉर फॉरेस्ट सर्विस, तो आपको एक एडिशनल ऑप्शनल पड़ेगा, 2 ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं. ऑलराइट, सो ये एक बेनिफिट है. जिनका साइंस ऑप्शनल है उनको फॉरेस्ट सर्विस में बेनिफिट मिलता है. ऑलराइट, सो दीज आर द एडवांटेजेस इफ यू हैव एग्रीकल्चर एज योर ऑप्शन. नाउ आई हैव मेंशन्ड that the questions are repeated, right, and syllabus is moderate. So if you look at the syllabus अगर तो आप देखते हो तो syllabus बहुत ज्यादा है, तो I have not directly given the syllabus, but syllabus जो है उसको कुछ subjects में आप divide कर सकते हो. So you can divide the entire syllabus into certain subjects. Okay, so अगर आप पेपर 1 देखते हो, पेपर 1 का जो syllabus है उसमें you have these 6 subjects. Okay, so under each subject तुम्हारा एक पैराग्राफ होगा जो सिलेबस में दिया हुआ है. So soil science, agronomy, weed science, agroecology, agriculture economics and agriculture extension. So these are the subjects which are given in paper 1. तो सिलेबस को आप इन सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या इन टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हो. ओके, अच्छा, अब जो क्लासरूम में जो सीक्वेंस दैट आई फॉलो कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले पढ़ाता हूं फिर कौन सा दूसरा पढ़ाता हूं, तो सीक्वेंस विल बी लाइक दिस. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ सॉइल साइंस. सो सॉइल साइंस से ही, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो सॉइल साइंस से ही हमेशा शुरू करना चाहिए, बिकॉज सॉइल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एग्रोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको, एग्रोनॉमी के टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में नहीं आएगा. जैसे इरिगेशन है, इरिगेशन शेड्यूलिंग है, तो वहां पर आपको सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप वो इरिगेशन शेड्यूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओगे, राइट. सो दे आर इंटरलिंक्ड. टिलेज का जो कॉन्सेप्ट है या फिर कंजर्वेशन टिलेज पे चले जाओ, सो ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू सॉइल साइंस. सो सॉइल साइंस में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी है to easily understand the topics in agronomy. So sequence कैसा रहेगा, पहले हम लोग soil science खत्म करते हैं,
First we will complete the soil science syllabus, then we will move on to agronomy. So second is agronomy. तो sequence आपका ऐसा ही रहना चाहिए ताकि आपको concepts clearly समझ में आए. तो first with soil science, second subject should be agronomy, third आप जा सकते हो weed science में, fourth agroecology. So ये चार subjects इस sequence में पढ़ोगे तो आपको easy रहेगा समझने में टॉपिक्स. एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स आप कैसे भी पढ़ सकते हो ऊपर नीचे, दैट इज योर चॉइस. सो एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स का कोई सीक्वेंस नहीं है, पहले आप एक्सटेंशन पढ़ लो या फिर पहले आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, योर चॉइस. बट ये जो शुरू के चार सब्जेक्ट्स हैं, दे शुड बी रेड इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस. ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग पेपर 1. अगर आप पेपर 2 चेक करते हो, सो पेपर 2 में वी हैव दीज following subjects: cell biology and genetics, then we have plant breeding, seed science, entomology and plant pathology, that comes under plant protection. उसके बाद plant physiology है, horticulture है, biotechnology, and last जो paragraph है that is general awareness और miscellaneous बोल सकते हो, that is the last one. अच्छा, अब पेपर 2 में कैसा होना चाहिए सीक्वेंस? मैंने बताया था कि पेपर 2 हल्का सा टेक्निकल होता है. Those who have biology background उनके लिए तो बहुत सिंपल है. इवन दो यू डोंट हैव बायोलॉजी, हम लोग क्लास में बहुत ही बेसिक्स से समझाते हैं, बहुत ही बेसिक्स से आपको पढ़ाया जाएगा सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द एडवांस टॉपिक्स. यहां पे पेपर 2 इज मोर स्कोरिंग. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ओके, कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है और थरोली रिवीजन किया है, तो पेपर 2 ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है. पेपर 2 इज मोर स्कोरिंग देन पेपर 1. अगर आप सच में देखो तो पेपर 1 में क्या है ना, बहुत जनरल आंसर्स लिखते हैं सब लोग. पेपर 2 में यू कैन गेन मोर मार्क्स बाय गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स, बाय ड्राइंग डायग्राम्स इन द आंसर, एंड थोरोली अगर आपने रिवीजन किया है तो आपके बुलेट पॉइंट्स जो भी आपने आंसर लिखा है, इफ इट इज रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, यू विल गेट मोर मार्क्स इन पेपर 2. अच्छा, यहां पे जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स. आप पहले सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से शुरू करोगे, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग में एडवांस करोगे. सो देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन मूव ऑन टू प्लांट ब्रीडिंग. क्योंकि सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये बेसिक सेल डिवीजन, राइट, मियोसिस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स आपको प्लांट ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे. सो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स थरोली कंप्लीट करने के बाद, प्रॉपरली समझने के बाद बेसिक्स, देन यू मूव ऑन टू प्लांट ब्रीडिंग, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट. सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स जो है वो बेसिक साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग जो है वो अप्लाइड पार्ट है. सो आप जब अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, फिर तुम प्लांट ब्रीडिंग में जाओ, फिर तुमको समझ में आएगा. वरना समझ में, अगर तुमको जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है तो प्लांट ब्रीडिंग में ना टॉपिक्स रटने पड़ेंगे. यू नीड टू क्रैम, और क्रैम करोगे समझे भी ना तो ज्यादा दिन तक तुम्हारे ब्रेन में रहेगा नहीं, वो वॉलेटाइल है, इट विल इवोपरेट. तो तुमको अगर याद रखना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन यू क्रैम इट. उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट यू हैव टू गो टू सीड साइंस. उसके बाद हम सीड साइंस में जाओ, क्योंकि वहां पर भी जेनेटिक प्योरिटी, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स. तो थर्ड सब्जेक्ट शुड बी योर सीड साइंस. उसके बाद में तुम प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ सकते हो, एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी. अच्छा देखो, बहुत लोगों को ना एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से डर लगता है, क्योंकि सर साइंटिफिक नेम्स हैं, राइट. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू साइंटिफिक नेम्स. अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो साइंटिफिक नेम्स कभी पढ़े होंगे आपने, बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है. वो लोग बोलते हैं सर साइंटिफिक नेम्स याद नहीं रहेंगे. बट देखो, सारे के सारे क्रॉप्स में जितने भी पेस्ट हैं, जितने भी डिजीज हैं, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऑप्टिमल इग्नोरेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां, अगर तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं और इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, तो यू कैन स्किप इट. ओके, 8 क्वेश्चंस में से 5 लिखने हैं ना आपको. सो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा एफर्ट्स में दे रहा हूं और ये टॉपिक से वेटेज भी कम है इसका, कभी रेयरली क्वेश्चन आता है, तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हो. आप फोकस उन चीजों पे करो जो रेगुलरली आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, राइट. तो ये देखो, यूपीएससी में ना
गधे की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट प्रिपरेशन की जरूरत है। हार्डवर्क तो जरूरी है, लेकिन उसमें भी स्मार्ट हार्डवर्क चाहिए। ऐसे नहीं कि बैठ गए हैं लेके पढ़ रहे हैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे, उसका वेटेज ज्यादा नहीं है। तो जिस चीज का वेटेज ज्यादा है उसको आप ज्यादा फोकस करो ना। सो प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी का जो वेटेज है इट इज लो, इसका ज्यादा वेटेज नहीं है। तो साइंटिफिक नेम्स याद नहीं रहेंगे सर, प्लांट पेस्ट के, डिजीज के। देखो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं उनके देख लो थोड़े से, डोंट नीड टू क्रैम एवरीथिंग, सारे पेस्ट, सारे क्रॉप्स, एक एक क्रॉप में 10-10 12-12 पेस्ट होते हैं, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट पढ़ लो, राइट, बाकी छोड़ दो। देखो 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा तुमको, या एक जनरल एंटोमोलॉजी से आ सकता है और एक पेस्ट के बारे में आ सकता है, तो मैक्सिमम 20 मार्क्स आएंगे। तो 20 मार्क्स के लिए आप पूरा माथा थोड़ी ना फोड़ लोगे, तो यू हैव टू बी स्मार्ट। देन प्लांट फिजियोलॉजी, यहां पर सीक्वेंस नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप पहले पढ़ लोगे तो अच्छा है। फर्स्ट यू गो थ्रू प्लांट फिजियोलॉजी, देन यू गो टू हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हॉर्मोन्स, उनके क्या रोल्स हैं वो जब पढ़ लोगे तो रोल ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स इन हॉर्टिकल्चर, वो टॉपिक्स आपके लिए इजी बन जाएंगे। सो 4th 5th you go to plant physiology, 6th you go to horticulture. Then there is a topic biotechnology. Biotechnology में 7 या 8 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। 10 मार्क का इसका वेटेज होता है। कई बार तो आता भी नहीं है बायोटेक्नोलॉजी को क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो जनरल वेटेज इज 10 मार्क्स। एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं। ऐसे 2-3 साल भी रहे जहां पर क्वेश्चन आया ही नहीं है बायोटेक्नोलॉजी से। सो 6 to 7 टॉपिक्स आर देयर, उनको थरोली पढ़ लोगे तो वहीं से क्वेश्चन आता है आपका। देन यू हैव जनरल अवेयरनेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, फूड प्रोडक्शन कंजम्पशन ट्रेंड्स के ऊपर, माल नरिशमेंट के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो थोड़ा जनरल, जो तुम्हारा जनरल स्टडीज से थोड़ा रिलेटेड है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने जीएस में भी पढ़े होंगे। ओके, सो दिस इज पेपर 2। अच्छा, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रिपीटेडनेस। मैंने बोला था कि कुछ जो एग्रीकल्चर का एक बेनिफिट क्या है, या फिर इसका जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 60 to 70% जो तुम्हारा क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। जो पहले पूछे गए हैं वही रिपीट होते हैं। हल्का सा कुछ लैंग्वेज में चेंज होगा, राइट, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन माइट चेंज, बट टॉपिक विल बी सेम। वही चीज पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। So let me show you some examples from paper 1 and paper 2 so that you will understand what I was talking about. So यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये एग्रो इकोलॉजी का पार्ट है जहां पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में टॉपिक है। सो दिस इज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अच्छा, अब अगर क्वेश्चंस देखो, मैं रिपीटेडनेस, जो रिपीटेडनेस की बात कर रहा था, क्वेश्चंस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सेम टॉपिक से सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। So let us look at them. First, environmental pollution is hazardous to crops. Describe with examples. So environmental pollution and its effects on humans, animals. Humans पढ़ लोगे तो animals cover हो जाएगा उसमें, plants और your crops. Environmental pollution क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका इफेक्ट एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे या प्लांट्स और क्रॉप्स पे क्या होगा, with examples, symptoms कैसे होंगे। so those things you have to study thoroughly, एक notes prepare करो, क्वेश्चन वहीं से आता है। so environmental pollution is hazardous to crops, describe with examples। forest service में क्वेश्चन पूछा है 2021 में। then discuss the effect of environmental pollution on animals and humans। देखो ये अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। कैसे भी पूछ ले, यू हैव योर नोट्स, यू कैन स्टडी दैट, रिवाइज इट प्रॉपरली। एग्जाम में जो पूछेगा उसके हिसाब से क्वेश्चंस लिखो और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सो इफेक्ट ऑन एनिमल्स और ह्यूमंस, यहां पर इफेक्ट ऑन प्लांट्स। हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑन लिविंग बीइंग्स, ये जनरल पूछ लिया, एनिमल्स प्लांट्स दोनों के ऊपर। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, राइट द रोल ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एफॉरेस्ट्रेशन का क्या रोल है in minimizing the environmental pollution? 2020 में पूछा था, सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा था।
elaborate environmental pollution along with role of afforestation, sorry गैप आ गया, afforestation in minimizing their effects. So अगर पिछले 10 years के क्वेश्चंस को आप देख लोगे ना, प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आने वाला है एग्जाम में, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या आएगा एग्जाम में, तुम इजीली बता सकते हो. सो यू प्रिपेयर योर नोट्स और यू प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंगली कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्या आने का स्कोप. सो रिपीट होते हैं जो मैं बोल रहा था, उसका एक एग्जांपल है एनवायरमेंटल पोल्यूशन से. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एग्रीइकोलॉजी, उसी का पार्ट है. अच्छा देखो, जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है ना, वो प्रॉपरली टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं किया गया. ठीक है, टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं किया गया है कि जैसे सॉइल साइंस का ये सिलेबस है, उसके नीचे एग्रोनॉमी हेडिंग लिख के उसके नीचे ये सिलेबस है, ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है. जस्ट उन्होंने पैराग्राफ दिए हैं. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक्स हैं, वो जेनेटिक्स में मेंशन किए गए हैं. कुछ जेनेटिक्स के टॉपिक्स हैं, वो प्लांट ब्रीडिंग में मेंशन किया गया है. सम टॉपिक्स ऑफ सॉइल साइंस हैव बीन मेंशन्ड इन एग्रोनॉमी. कुछ इकोलॉजी वाले टॉपिक्स ऐड किए गए हैं एग्रोनॉमी में. फॉरेस्ट्री, सम पीपल क्लासिफाइड अंडर एग्रोनॉमी, जैसे मैं फॉरेस्ट्री वाले जो टॉपिक्स हैं वो एग्रोनॉमी में क्लासिफाई करता हूं. सम पीपल माइट क्लासिफाई इट अंडर एग्रोइकोलॉजी, और सेपरेट फॉरेस्ट्री वाला भी दे सकते हैं हेडिंग. तो ये ना सिलेबस का जो डिवीजन है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है. अदरवाइज सिलेबस यूपीएससी वाले ने तो हेडिंग्स देके डिवाइड नहीं किया गया है. ठीक है, तो जब वेटेज एलोकेट करते हैं हम लोग कि एग्रोनॉमी से इतने क्वेश्चंस आए, इतने मार्क्स आए, तो थोड़ा बहुत 10-20 मार्क का फर्क हो सकता है, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने एग्रोनॉमी में क्लासिफाई किया है, शायद कोई और पर्सन उसको सेपरेटली एग्रोइकोलॉजी में डाल सकता है, या फिर सेपरेट फॉरेस्ट्री बोल के हेडिंग देके उसको एलोकेट कर सकता है. सो 10-20 मार्क्स का फर्क रहता है जब लोग वेटेज बताते हैं, तो इसके लिए आप चिंता मत करना. अब डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस सब्जेक्ट में एलोकेट करते हो, क्योंकि यूपीएससी ने तो ये नहीं दिया है. ठीक है, देन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखो. सो ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? Write in detail about the various greenhouse gases and their impact on crop production. Describe global warming and its impact on crop productivity. Explain greenhouse effect and sources of the greenhouse gas emission. Describe greenhouse effect and global warming. See, देखो, आपको ना PYQ एनालाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको भाई कि कहां से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किस चीज पे फोकस कर रहा है एग्जामिनर. So you will have an idea कि किस चीज के बारे में नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत है मुझे. ओके, सो अगेन ग्रीन हाउस गैसेस, देयर इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड पॉसिबल रिमीडियल मेजर्स, 2016 में पूछा है. फॉरेस्ट सर्विस 14 में अगेन पूछा है. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन एग्रीकल्चर. सी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से रेगुलरली आपको क्वेश्चन मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज ये बर्निंग टॉपिक है आज का. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट, यू कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. Okay, so what are the major causes of global warming? Write a short notes on greenhouse effect and global warming. So this particular topic has been repeatedly asked in the examination, forest service में भी, civil service में भी. So आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन सॉइल साइंस का एक टॉपिक ले लीजिए, प्लांट न्यूट्रिशन से नाइट्रोजन के बारे में. सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं. पोटेशियम इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो एनपीके से क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, या तो नाइट्रोजन के बारे में, या तो फॉस्फोरस के बारे में, या तो पोटेशियम के बारे में. रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है. सो नाइट्रोजन में अगर तुम जाओगे तो नाइट्रोजन लॉसेस, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ओके, नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन एंड नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चंस. ओके, कंट्रोल रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, वो भी एक टॉपिक है. फॉस्फोरस में आता है तो फॉस्फोरस फिक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोटेशियम में भी पोटेशियम फिक्सेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से तुमको पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो प्लांट न्यूट्रिशन में जब जाओगे, सो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ओके, द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एटलीस्ट द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, वो तुमको पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एनपीके डिटेल में आपको पढ़ना है.
सो नाइट्रोजन के बारे में देखो यहाँ पर, प्लांट न्यूट्रिशन में सॉइल साइंस का पार्ट है. सो व्हाट आर the two steps of nitrification and enlist microorganisms responsible for each. Write down the importance of nitrification in soil. So ये 2024 का क्वेश्चन है. Discuss primary pathways of gaseous nitrogen losses from the soil and factors affecting nitrogen losses. Okay. So again losses के बारे में पूछा या nitrification के बारे में पूछ लिया. यहां पर और एक देखो, enumerate various types of nitrogenous fertilizers. Briefly describe the role and benefit of neem coated urea and nano urea in improving the nitrogen use efficiency. So क्या रोल है नीम कोटेड यूरिया का एंड नैनो यूरिया का इन इंप्रूविंग द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी. सो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज अगेन आउट ऑफ, सो जो भी तुम अप्लाई कर रहे हो अप्लाइड नाइट्रोजन, उसमें से कितना प्लांट यूटिलाइज कर रहा है. बाकी तो तुम्हारा एनवायरमेंट में लॉस हो जाएगा, but how much of it is actually utilized by the plant? That is nitrogen use efficiency. So how to enhance nitrogen use efficiency? कैसे तुम nitrogen use efficiency को इंक्रीज करोगे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है. तो जैसे मैंने बताया था टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, अगेन सिमिलर टॉपिक्स विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. नाइट्रिफिकेशन पे आपको क्वेश्चन आएगा, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आएगा, नाइट्रोजन लॉसेस पे क्वेश्चन आएगा. यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. Why does fertilizer nitrogen have low plant use efficiency? क्यों उसका nutrient use efficiency जो है low है? Explain the ways to improve the nitrogen use efficiency. Forest Service में पूछा है. What changes occur in rice puddled soil? जो puddling करते हैं हम लोग, हाँ, in transplanted paddy. तो जो standing water में paddy को cultivate करते हैं, तो puddling करना पड़ता है to make the soil very loose. मडी जो तुम्हारा सॉइल होता है, पडलिंग प्रोसेस से करते हैं उसको. सो डिस्क्राइब द फेट ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रैक्टिसेस फॉर एनहांसिंग द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन सच सॉइल. सो यहां पर जो प्राइमरी नाइट्रोजन लॉस का पाथवे है, सो हाउ द नाइट्रोजन इज लॉस्ट इन पडल्ड सॉइल, जहां पर आप ट्रांसप्लांटेड पैडी स्टैंडिंग वाटर कंडीशन में जो राइस को कल्टिवेट कर रहे हो, यहां पे डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्राइमरी पाथवे ऑफ नाइट्रोजन लॉस. सो नाइट्रोजन प्राइमरली यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में लॉस होता है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से. तो वो पूछा है. एंड कैसे यहां पर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को आप इंप्रूव कर सकते हो. डिस्कस नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स मैनेजमेंट इन सबमर्ज्ड सॉइल फॉर राइस प्रोडक्शन. अगेन सेम डीनाइट्रिफिकेशन वाला ही आपको घुमा के पूछा है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लो रिलीज नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? सो कंट्रोल रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा है. कोटेड एंड अनकोटेड स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में यू कैन प्रिपेयर थरो नोट्स ऑन दैट. तो दैट इज अ क्वेश्चन हियर. कोटेड एंड अनकोटेड दोनों आपको मेंशन करने पड़ेंगे. देन प्लांट ब्रीडिंग, एग्जांपल फ्रॉम प्लांट ब्रीडिंग साइट्स की क्वेश्चंस कैसे रिपीट होता है. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्लांट ब्रीडिंग इज म्यूटेशंस. सो देखो प्लांट ब्रीडिंग में घुमा फिरा के 20 टॉपिक्स हैं. उन 20 टॉपिक को आप थरोली प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज म्यूटेशंस, क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एटलीस्ट ऑल्टरनेट ईयर तुमको म्यूटेशन से क्वेश्चन मिलेगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग? 22 में पूछा है. अगेन फॉरेस्ट सर्विस में 20 में क्वेश्चन आया. डिस्क्राइब द रोल ऑफ म्यूटेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स. Describe the application of mutation breeding. Also discuss the limitations of this approach of plant breeding. Define mutation. Write its classification and role in crop improvement. Discuss the molecular basis of mutation. So देखो mutation से, so mutation वाला जो टॉपिक है उसमें बेसिक्स है. व्हाट इज म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोसीजर, उसके जो अचीवमेंट्स हैं. सो म्यूटेशन टॉपिक को आप थरोली प्रिपेयर करोगे तो उसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपको. तो उन्हीं में से कोई एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा. सो अगेन, अच्छा, और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं. मेल स्टेरिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी पे क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं. सो दीज आर टू टॉपिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग जहां से क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हैं. गिव एन अकाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग. ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ cytoplasmic genetic male sterility. वही. Then describe chemically induced male sterility. So male sterility में different types हैं. Genetic male sterility, cytoplasmic male sterility, cytoplasmic genetic male sterility.
Then you have transgenic male sterility and chemically induced male sterility. तो यहाँ पर chemically induced male sterility where you use chemical hybridizing agents, certain chemicals when you spray it makes the male part non-functional. So उसके बारे में पूछा गया और ये hybrid seed production में कैसे help करता है. So classify the types of male sterility and self-incompatibility systems in plants. Describe the limitations of cytoplasmic genetic male sterility system in hybrid seed production. Describe the role of cytoplasmic genetic male sterility and self-incompatibility systems in hybrid seed production. Again, same question has been asked repeatedly. Now, ये तो मैंने तुमको एग्जांपल्स दिए कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सारे सब्जेक्ट्स नहीं दिखा सकता वरना टाइम कम पड़ जाएगा. अदरवाइज हर सब्जेक्ट्स में ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को थरोली एनालाइज करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन ईच सब्जेक्ट. तो उसी हिसाब से आप टॉपिक्स को पढ़ो और अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहो ताकि आप रिवीजन कर सको एग्जाम से पहले. सो पेपर 2 में थरोली आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी. सो दैट देखो 10 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो मैक्सिमम यू हैव 6.5-7 मिनट्स. तो 1 मिनट आपको अपने माइंड में आंसर को प्रिपेयर करने में कि इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, बॉडी क्या रहेगा, ये लगता है 1 मिनट. उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर. सो मैक्सिमम 6 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा. तो 6 मिनट में आपको लगभग 150 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक. तो ये आपके माइंड में पूरा आंसर रहना चाहिए. तो ये कैसे आएगा? थरोली रिवाइज करोगे तो आपको जल्दी जल्दी आप आंसर लिख पाओगे. और थोड़ा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए वरना तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा वहां पर. यू हैव टू बी वेरी क्विक. अच्छा, अब एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बेनिफिट्स बता दिए आपको, रिपीट होते हैं, स्कोरिंग भी है. नाउ हमारे कोर्स से आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा? देखो, मैंने बताया था 2 मिसकंसेप्शंस हैं. एक कि सिलेबस बहुत छोटा है, इजीली कवर हो जाएगा, ये भी गलत है. दूसरा मिसकंसेप्शन ये कि सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, इसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वास्ट सिलेबस है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है. विथ प्रॉपर गाइडेंस, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप 3.5 या मैक्सिमम 4 मंथ्स में, अगर आप डेली 2-3 घंटे देते हो तो विद इन स्पैन ऑफ 4 मंथ्स और 3 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने आपका स्पीड या आपका कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है. तो 3 to 4 मंथ्स के बीच में आप ये जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसको थरोली कंप्लीट कर सकते हो. अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, फिर आंसर राइटिंग सेशंस भी अगर आपको मिले तो आपका जो सब्जेक्ट है वो थरोली प्रिपेयर कर सकते हो आप. ठीक है. नाउ कोर्स का बेनिफिट क्या है? सो दिस कोर्स जो हम लोग एग्रीकल्चर ऑप्शन का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, सो ये कोर्स आपका चलेगा 5 से 5.5 महीने, गिव एंड टेक, क्योंकि हॉलीडेज आते हैं, पब्लिक हॉलीडेज, ऑल दोस थिंग्स. सो 5 to 5.5 मंथ्स का कोर्स रहेगा एंड 4 days a week आपकी क्लासेस होंगे. सो 4 days a week सो दैट आपको जीएस के लिए भी इनफ टाइम मिल सके. सो वील बी टेकिंग 4 days a week, उसमें से भी 3 days देयर विल बी क्लासेस एंड 4th डे जो होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपके क्लासेस होंगे. सो 2.5 से 3 घंटे का क्लास होगा. और जो चौथा दिन होगा, 4th डे, जो फर्स्ट 3 डेज में क्लास लिया है उसके जो PYQs हैं उसका आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा इन द क्लास. तो आप मेरे सामने ही आंसर लिखोगे, आई विल डिस्कस दोज आंसर्स एंड एक मॉडल आंसर बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए था, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड हैव इंक्लूडेड. कोई डायग्राम अप्रोप्रिएट यहां पर जरूरी था या नहीं था, बुलेट पॉइंट्स में आपको ये लिखना चाहिए था या फिर पैराफ्रेज करना चाहिए था या फिर आपको कोई स्कीमेटिक डायग्राम डालना चाहिए था. सो दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड टू मेक योर आंसर मोर इफेक्टिव. तो हम लोग क्लास में वो डिस्कस करेंगे. तो 4th डे विल बी टोटली डेडिकेटेड फॉर आंसर राइटिंग. तो 4 दिन का होगा कोर्स, हफ्ते में 4 दिन हम लोग मीट होंगे एंड 3 days we will take class and 4th day there will be answer writing practice. Complete material will be provided to you. There are certain topics for which I will recommend 1 or 2 books. कि अगर बुक्स में नहीं है तो आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जा सकते हो. फॉर क्रॉप्स तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं, तो उनमें से भी आई विल
एंड लिस्ट फ्यू क्रॉप्स, जिसमें से 2-3 का एग्जाम्पल मैं तुमको पढ़ा के बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ये चीजें देखनी है, बाकी क्रॉप्स आप खुद से कवर कर सकते हो. सो एक्सेप्ट फॉर दैट एंड थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट है, हॉर्टिकल्चर में भी थोड़े क्रॉप्स आते हैं. एक्सेप्ट फॉर दैट एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग कंप्लीट मटेरियल विल बी गिवन. इन चीजों के लिए मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूंगा, 1-2 बुक्स, बाकी तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है बाहर से. देन क्लासरूम में ही आंसर राइटिंग सेशन होगा. The fourth day will be exclusively for answer writing. Doubt clearing session after every class. Even class के बीच में भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, but after every class 15 to 20 minutes will be completely dedicated for doubt clearing session. Except for few areas, you don't need any textbook. अच्छा, हम लोग एक और चीज ऐड कर रहे हैं कि we'll also give you PYQs. तो आंसर्स जो है PYQs के वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा at the end of the course. We will also provide you the PYQs. I'm working on that. So कोर्स के खत्म होते ही आपको PYQs का भी एक्सेस मिल जाएगा. So आपका वीकली शेड्यूल कैसे होगा, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, 4 days a week क्लास होगा आपका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और वॉट एवर द डे इज, आई मीन कौन से दिन डिसाइड करेंगे, बट जनरली इट इज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देयर विल बी क्लासेस. थर्सडे completely answer writing session. So classes will be for 2.5 to 3 hours depending upon the topic. Then fourth day जो होगा that will be exclusively for answer writing 2 to 2.5 hours, जहां पर हम लोग 8 से 10 क्वेश्चंस जो पहले टॉपिक्स कवर किए हैं फर्स्ट 3 डेज में, उनमें से 8 से 10 जो PYQs हैं वो आप क्लास में आंसर लिखोगे. आई विल शो यू द मॉडल आंसर, विल डिस्कस द आंसर्स, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, दोज थिंग्स will be done on the fourth day. So this will be the schedule. अच्छा, अब मैंने आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी दिखाए. पेपर 1 में यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, पेपर 2 में 8 हैं. सो आपके जो पेपर 1 में सब्जेक्ट्स हैं, मैंने बताया सीक्वेंस आपको सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, वीड साइंस, एग्रोइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन का कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कैसे भी पढ़ सकते हो, राइट. पर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते ना आप. सो जो सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है आपको उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा. सो लेट अस लुक एट द वेटेज सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज के हिसाब से. सो उसी हिसाब से आप अपना नोट्स प्रिपरेशन या जो टाइम है उसी हिसाब से स्पेंड करोगे. सो इफ यू लुक एट द लास्ट 7 years या लास्ट 6 years के 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7 years का अगर तुम देखते हो वेटेज, सो अराउंड, अगर आप एग्रोनॉमी की बात कर रहे हो, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्रोनॉमी, अप्रोक्सीमेटली 160 मार्क्स का वेटेज है. 150 to 160 आराम से आपको वेटेज मिलेगा एग्रोनॉमी का. सो 2024 में 180 मार्क्स का पूछा है, 2023 में 160, 140, 150, 175. सो यू हैव एन आइडिया कि 160 मार्क्स के आसपास आपको पूछा जाता है. सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, एग्रोनॉमी का. सो यू हैव टू, अगेन मैं बता रहा हूं, मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, एग्रो फॉरेस्ट्री हैव इंक्लूडेड इन एग्रोनॉमी, ठीक है. एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसलिए थोड़ा सा वेटेज आपको 5-10 मार्क का वेटेज में डिफरेंस दिखेगा अगर आप किसी और का वीडियो देखते हो. सम पीपल माइट ऐड फॉरेस्ट्री इन एग्रो इकोलॉजी, तो वेटेज का 10 मार्क का डिफरेंस हो सकता है, बट मैंने एग्रोनॉमी में ऐड किया एग्रो फॉरेस्ट्री वाला पार्ट. देन सॉइल साइंस 50 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स तुमको सॉइल साइंस से क्वेश्चंस आएंगे. तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सॉइल साइंस. अगर आप एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स में जाते हो तो लास्ट 3-4 साल से आपको 50-50 मार्क्स, 40 से 50 मार्क्स, बोथ इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज आपको आ रहा है, ठीक है. 40 to 50 मार्क्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन. इकोलॉजी अगेन 50 to 60 मार्क्स आपको इकोलॉजी का आ रहा है. सो वेटेज ऑफ agroecology is also as important as extension or economics. Then weed science 2 to 3 questions maximum आते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स का. So maximum 2 to 3 questions, weightage of 20 to 30 marks in weed science. So आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. एग्रोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसके बाद सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है. वीड साइंस का वेटेज थोड़ा सा कम है क्योंकि सिलेबस भी छोटा है वीड साइंस का. वीड साइंस
जनरली 4 क्लासेस में तुम्हारा वीट साइंस का सिलेबस खत्म हो जाता है, 4 मैक्सिमम 4 क्लासेस में। ओके, कमिंग टू पेपर 2, हियर इफ यू लुक एट पेपर 2, जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी, इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे इन 2023 इट वाज आस्क्ड फॉर 60 मार्क्स, 24 में 30, 22 में 20 मार्क्स, 21 में 15 मार्क्स। सो देखो इसका वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो जनरली तुम लेके चलोगे 30 मार्क्स। जेनेटिक्स से कम 3 क्वेश्चंस तो आएंगे, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम जेनेटिक्स। कभी कभी वेटेज बढ़ भी सकता है इसका। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन पेपर 2 इज प्लांट ब्रीडिंग। सो यू कैन सी इन 2024 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 23 में थोड़ा सा कम आ गया 40 मार्क्स, 22 में 80 मार्क्स, 21 में 130। सो अराउंड यू कैन से 100 मार्क्स लगा लो, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 मार्क्स तुम्हारा प्लांट ब्रीडिंग से आता है। सो एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस तुमको प्लांट ब्रीडिंग से आएंगे। सो इफ यू हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स, प्लांट ब्रीडिंग में 20 चैप्टर्स हैं, वो तुम प्रॉपरली कंप्लीट कर लोगे तो यू विल फाइंड these questions from those topics। हाँ, उसी टॉपिक्स जो अपने 20 चैप्टर्स कम है उन्हीं में से आएंगे तुमको क्वेश्चंस। अगर थरोली कंप्लीट किया है तो यू कैन इजीली आंसर देम। देन सीड साइंस 2024 में 40 मार्क्स, 23 में 20, 25, सो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मार्क्स आपका सीड साइंस से आएगा। देन फिजियोलॉजी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। प्लांट फिजियोलॉजी से तुमको 80 to 90 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। पिछले 4-5 साल से अगर तुम देखोगे, यू आर गेटिंग अराउंड 80 मार्क्स, 70 to 80 मार्क्स आपको प्लांट फिजियोलॉजी से आ रहा है। देन एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी, मैंने बताया था एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी में साइंटिफिक नेम से बहुत ज्यादा लोग डरते हैं, बट अगेन यहाँ पर आप वेटेज तो देखो क्या कितना पूछा जा रहा है। सो यू सी द वेटेज, एंटोमोलॉजी से 30 मार्क्स, पैथोलॉजी से 20 मार्क्स इन 2024। 2023 में तो एंटोमोलॉजी से 10 मार्क्स, पैथोलॉजी से 40 मार्क्स, 22 में 50-30, 21 में 25-10, 20 में 20-15। सी एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी में 2 पार्ट्स हैं। एक तो है जनरल एंटोमोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, प्रिंसिपल्स, बेसिक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, हाँ, सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, कल्चरल, ये सब जो मेथड्स हैं। हाँ, पैथोलॉजी में भी जनरल होस्ट प्लांट इंटरेक्शन, सॉरी पैथोजन एंड प्लांट इंटरेक्शन कैसा होता है, डिजीज डेवलपमेंट के स्टेजेस कैसे हैं, डिजीज ट्रायंगल, सो जनरल सिलेबस है, जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, ऑल दोस थिंग्स। सो जनरल पैथोलॉजी, जनरल एंटोमोलॉजी होता है, जहां पर जो टॉपिक्स इजी हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। देन देयर इज सेकंड पार्ट वेयर पेस्ट और डिजीजेस ऑफ क्रॉप्स आर देयर। देखो वहां पे तुमको साइंटिफिक नेम्स आते हैं और मुश्किल से 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है एंटोमोलॉजी से, पैथोलॉजी से एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सो अगर आपको लगता है कि साइंटिफिक नेम सर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं रहेंगे इतने सारे, जो जितना हो सकता है उतना करो। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के याद रख लो, 2-3 इंपॉर्टेंट वाले, बाकी छोड़ो। नहीं कर सकते तो छोड़ दो। देखो 10 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए माथा नहीं फोड़ सकते आप अपना, बाकी जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको कवर कर लो। यू डू हैव चॉइस, राइट। देन हॉर्टिकल्चर, सो 30 इन 2024, 23 में 50 मार्क्स, 22 में 50 मार्क्स, 21 में 55 मार्क्स, 20 में 85 एंड 19 में 95, फिर 2018 में 80। जो लास्ट 4 इयर्स से 50 मार्क्स का वेटेज है, उससे पहले 80 to 90 मार्क्स का वेटेज था। सो अभी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, पिछले 4 साल से द वेटेज हैज रिड्यूस्ड, बट तुम लेके चलो कि 4 से 5 क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर से आएंगे। उनमें से एक क्रॉप भी होता है जनरली। 4 to 5 क्वेश्चंस आर डेफिनेटली फ्रॉम हॉर्टिकल्चर। बायोटेक, अगेन मैंने बताया था बायोटेक से जनरली 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, बट समटाइम्स यू कैन हैव 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, बट जनरली तुम्हारा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा एक, या फिर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी तो आया भी नहीं है। सो लेके चलो, बायोटेक्नोलॉजी में 7 to 8 टॉपिक्स हैं, उनको अगर आप पढ़ लोगे तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। लास्ट वन इज जनरल अवेयरनेस या जनरल एग्रीकल्चर बोल लो। सो इसका वेटेज अराउंड 60 to 70 मार्क्स रहता है, कभी कभी तो ज्यादा आता है, 90 मार्क्स भी आ गया था, बट जनरली 60 मार्क्स और 50 to 60 मार्क्स तुमको
आएगा यहाँ से। सो जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन ट्रेंड्स है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, वो वाले टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी। सो ये जनरल अवेयरनेस जो है जनरल स्टडीज का ही पार्ट है, ये आप जीएस में भी पढ़ते हुए इन टॉपिक्स को। ओके, सो दैट वाज द वेटेज। नाउ दिस गिव्स यू एन आइडिया कि भाई किस चीज को ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सो इन सबका मटेरियल हमने पीवाईक्यूज के बेसिस में जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उसी के बेसिस में हमने पूरा मटेरियल बनाया है। इफ यू हैव द मटेरियल विथ यू, हम जो क्लास में देते हैं आप और वो मटेरियल आपके पास है, तो आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द मटेरियल एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 टॉपिक्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेक्स्ट बुक खरीदनी है। सो यू हैव टू परचेज one or two बुक्स, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी in the material. क्लासरूम में जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं that will be enough. We'll also give you PYQs, access to PYQs at the end. So आपके पास पूरा complete पैकेज होगा to crack the exam. अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया है सजेशंस, प्रॉपरली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, देन क्रॉसिंग 300 इट इज इजी, ये अचीवेबल है। ठीक है, नाउ अब सबका गोल यही होता है कि भाई 300 क्रॉस करना है। हाउ टू क्रॉस 300? ये जो बैरियर है इसको कैसे क्रॉस किया जाए, या फिर एटलीस्ट टच कैसे किया जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सो पहली चीज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट का। तो देखो, अगर आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू जो आपने रट रखा है, तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। पर अगर थोड़ा सा भी चेंज किया क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, या फिर 2 टॉपिक से क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया, तो ऐसी जगह पे फंस जाओगे। सो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, देन इट विल बी रिस्की। सो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एग्रोनॉमी में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, कैसे ये सॉइल साइंस से रिलेटेड है, राइट। सो सपोज आप इरिगेशन शेड्यूलिंग पढ़ रहे हो, या फिर आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक है उसको प्रॉपरली समझो। क्रॉप रोटेशन हो गया, या फिर जो भी टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, सो वॉट एवर इट इज यू आर रीडिंग, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कितना भी क्रैम कर लो भूल जाओगे। दूसरा भैया, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना ज्यादा दिन तक रिटेन नहीं कर पाओगे तुम चीजों को। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, समझ जाओगे, लेकिन जब आप 4-5 महीने के बाद, अगर आप एक ही बार 5 महीने के बाद किताब खोल रहे हो, थोड़ा सा नया लगेगा। सो रेगुलरली आपको रिवीजन करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम, हर हफ्ते थोड़ा सा टाइम दो, 1 hour ऑन वीकेंड्स, गिव सम टाइम, कि पहले क्या पढ़ा है, पिछले 2-3 हफ्तों में आपने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया, उनको एक बार रिवीजन करो, ब्रश अप कर लो जल्दी जल्दी। फिर आफ्टर 1 or 2 वीक्स फिर अगेन हाफ एन आवर टाइम दो, फिर से रिवीजन करो एक बार जल्दी जल्दी से। तो ऐसे करोगे ना, तो आपके रैम में, रैम एंड रोम आइडिया होगा ना, सो आपके रैम में ये चीजें बहुत थॉरली अगर तुम रिवीजन कर रखा है, तो आप जल्दी से जल्दी वॉमिट कर सकते हो। सो ऑन द आंसर शीट यू कैन इजिली रिप्रोड्यूस द आंसर। अब वापस से वो आंसर इजीली आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने थरोली रिवाइज किया हुआ, आपके दिमाग में सरफेस में है ये सारी चीजें। पर अगर आप 5-6 महीने के बाद किताब खोलोगे ना, थोड़ा नया लगेगा। ऐसे नहीं करना है। रिवीजन करते रहोगे तो आप आंसर जल्दी लिखोगे, पॉइंट्स एक सीक्वेंस में याद आएंगे आपको, जल्दी जल्दी आप आंसर फिनिश कर सकोगे, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका अलग से एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाओ। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके हेडिंग्स आप शॉर्ट नोट्स में लिख लोगे। तो ये पूरे पेपर 1 को आप विद इन ए डे रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कर रखा है, तो एक दिन में पूरा पेपर 1 रिवीजन हो जाएगा, एक दिन में पूरा पेपर 2 रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने शॉर्ट नोट्स और वो हेडिंग्स पढ़ रखे हैं, तो हेडिंग जैसे ही आप देखोगे, तो आपको वो वहां पे क्या लिखना है, मैटर, वो याद आएगा। हेडिंग एंड एग्जाम्पल्स, जस्ट राइट हेडिंग्स एंड एग्जाम्पल्स इन द शॉर्ट नोट्स। मैटर यू विल रिमेंबर। अगर आपने पढ़ रखा है, 2-3 बार रिवीजन किया है, तो आपको याद आ जाएगा मैटर हेडिंग दिखते ही।
हेडिंग्स याद नहीं आती हैं एग्जाम में लिखते समय। सो शॉर्ट नोट्स स्पेशली हेडिंग्स का। सो जो भी एक पूरा टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो उसका पूरे टॉपिक का जो है क्रक्स है वो आपको हाफ पेज में आ जाना चाहिए। इन हाफ पेज यू हैव टू राइट डाउन द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो दैट आप रिवीजन के टाइम में ना, जो 1-2 दिन का टाइम मिलता है मेंस में, उसमें आप पूरा का पूरा पेपर वापस से रिवाइज कर सको। देन देखो, सिलेबस को आपको छोटा करना है, हाँ जल्दी से सिलेबस कवर करना है, तो आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज से आपको आइडिया मिलता है कि भाई सिलेबस का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पर आप इग्नोर कर सकते हो कुछ चीजों को, कहां पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ये आपको पता लगता है पीवाईक्यूज का एनालिसिस से। अगर आपने पीवाईक्यूज का एनालिसिस नहीं किया और ब्लाइंडली सिलेबस का फर्स्ट सिलेबस ले लिया यूपीएससी का और पहले जो वर्ड है वहां से शुरू कर रहे हो, देख लिया और पूरा चैप्टर पढ़े जा रहे हो, पर आपको पता ही नहीं एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है यहां से, सो उसके लिए एक थरो एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप स्टार्ट मत करना सिलेबस, ठीक है। देन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कैसे मालूम चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? पीवाईक्यूज देखोगे तो मालूम चलेगा। पीवाईक्यूज से आपको आइडिया मिलेगा भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार पूछा गया है, इसका इंपॉर्टेंस तुमको पीवाईक्यूज से मालूम चलता है। फिर ऑप्टिमल इग्नोरेंस भी जरूरी है। कुछ चीजें जहां पर बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, 5-6 साल में एक बार आ रहा है, 10 साल में सिर्फ एक ही बार पूछा है, देखो ऐसी चीजों को तुम क्या है ना इग्नोर कर सकते हो। देखो पूरा सिलेबस सर फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन में पढ़ूंगा, कवर टू कवर बुक्स को खत्म करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन जीएस ऑल्सो ना। देखो सिलेक्शन करवाता है आपका जीएस, आपका जीएस सिलेक्शन करवाएगा, ऑप्शनल आपका रैंक बेटर करता है। आपका रैंक कितना आता है वो ऑप्शनल डिसाइड करता है, बट सिलेक्शन तो जीएस के बेसिस में होगा, वेटेज तो जीएस का ज्यादा है ना। तो जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ ऑप्शनल थोड़ी ना पढ़ोगे आप, ऑप्शनल पढ़ते रहे, जीएस ठीक से पढ़ा नहीं, प्रीलिम्स हुआ ही नहीं, ऑप्शनल लिखने का मौका ही नहीं मिला। तो ऑप्शनल चाहे आप कितना भी तोड़ मरोड़ दो, लिखने का मौका तो मिलना चाहिए। वो कब मिलेगा? जब प्रीलिम्स क्लियर होगा। सो आपको जीएस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा क्योंकि वेटेज उसका ज्यादा है। ऑप्शनल को भी है, ऑप्शनल तुमको एज देता है, बाकी लोगों से 10-20 मार्क्स इजीली आप ज्यादा ला सकते हो अगर आपका ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर्ड है। पर ऑप्शनल लिखने का मौका तभी मिलेगा जब जीएस आपका अच्छा होगा ना, प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी तो मिलेगा। आजकल तो नौबत ऐसी आ गई थी प्रीलिम्स हो ही नहीं रहा, जीएस अच्छा लिखा है तो सीसैट बहुत गंदा जा रहा है लोगों का। सो ऑप्टिमल इग्नोरेंस, आपको ऑप्शनल कवर करना है, स्मार्टली कवर करना है, एंड यू हैव टू स्कोर मोर। देन कीप एन आई ऑन द वर्ड लिमिट। तो जब आंसर राइटिंग का आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कोई एक टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आता है और 10 मार्क का क्वेश्चन दिया है, तो आंसर राइटिंग यही बताते हैं कि आपको कहां रुकना है। आपको पता है तो आप लिखते जाओगे और इंफॉर्मेशन नहीं, आपको सिर्फ 150 वर्ड्स के अंदर आंसर को खत्म करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स इज द लिमिट। तो कितने कम वर्ड्स में आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते हो इजीली, विथ क्लैरिटी, विथ सम डायग्राम और लाइन डायग्राम। तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन द वर्ड लिमिट। वो आपको आंसर राइटिंग करते 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 समझ में आएगा और आपको आदत हो जाएगी उसकी। सो यू विल राइट ए परफेक्ट आंसर विद इन दैट पर्टिकुलर लिमिट आफ्टर प्रैक्टिसिंग। ये एकदम से नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करने से आपको वो वर्ड लिमिट के अंदर लिखने की आदत पड़ जाएगी आपको। ओके, सो हाउ टू स्कोर 300+, उसके लिए ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा थरो रिवीजन। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि जैसे सॉइल साइंस पढ़ लिया आपने, सॉइल साइंस का सब्जेक्ट खत्म कर लिया, एग्रोनॉमी क्लास में पढ़ा रहे हैं, एग्रोनॉमी चल रहा है, तो सॉइल साइंस पढ़ लिया तो छोड़ मत दो उसको। एग्रोनॉमी क्लास में चल रहा है लेकिन हफ्ते में एक दिन आप सॉइल साइंस का निकालो और सॉइल साइंस में क्या क्या पहले टॉपिक्स पढ़े थे आपने उनको रिवाइज करो। 1 आवर ए वीक थरोली रिवाइज सॉइल साइंस। एग्रोनॉमी का तो चल ही रहा है अभी, तो रिवीजन करते रहोगे, पढ़ते रहोगे। फिर एग्रोनॉमी सॉइल साइंस दोनों खत्म हो गया, वीड साइंस पढ़ा रहे हैं तो
हफ्ते में 1 घंटा, हाफ एन आवर फॉर सॉइल साइंस, हाफ एन आवर फॉर एग्रोनॉमी। इस तरह से आप रिवीजन करते जाओगे तो जो पहले पढ़ के आप छोड़ चुके हैं उनको भूलोगे नहीं, वो रहेंगे आपके दिमाग में, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वन शुड प्रिपेयर देयर ऑप्शनल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आप वो जो बैरियर है ना 300 का वो क्रॉस कर पाओगे। अच्छा, सो दोज हु वांट टू प्रिपेयर ऑन देयर ओन, हमारे तो क्लास में जो मटेरियल दिया दैट इज इनफ। अगर आप खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो एटलीस्ट इन सोर्सेस को आप जरूर रेफर करना। सो सॉइल साइंस के लिए डीके दास थोड़ा सा मोटा बुक है, लेकिन अगेन कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सॉइल साइंस में, उन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़ो। फिर एके सहाय बोल के एक छोटा बुक आता है, सॉइल एट ए ग्लांस बोल के। इसमें ना जो जितना आपको चाहिए एग्जाम के लिए छोटा छोटा टॉपिक्स का जो नोट्स है उसको प्रिपेयर करने के लिए ये वाला बुक बहुत हेल्प करेगा, एके सहाय। एग्रोनॉमी के लिए यलमन्ना रेड्डी, देन यू कैन प्रिपेयर टॉपिक्स फ्रॉम वेबसाइट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके वेबसाइट से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट यलमन्ना रेड्डी या रेड्डी एंड रेड्डी विल आल्सो बी ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। वीट साइंस के लिए ओपी गुप्ता एक जो बुक है, या फिर आप इंटरनेट से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बेस्ड ऑन PYQs यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम इंटरनेट आल्सो। एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स के लिए आई डोंट रिकमेंड बुक्स, क्योंकि देखो सारे टॉपिक्स जो है ना, जैसे एडिबिलिटी एक बुक है लेकिन उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड नहीं है। ओके, हाँ, जीएल रे है उसमें भी सारे टॉपिक्स नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए जीएल रे है। हाँ, बेसिक्स जो तुम्हारा एक्सटेंशन का जो बेसिक्स है उसके लिए एडिबिलिटी है, बट सारे टॉपिक्स एक जगह पर नहीं है। तो इंटरनेट से ही तुम अगर टॉपिक्स को पढ़ो तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए कितने बुक्स खरीदोगे। सो एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स का भी सेम वही है। सो एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स के लिए यू डिपेंड अपॉन इंटरनेट, एंग्रू और TNAE नोट्स। बुक्स खरीदोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उसमें से फिर थोड़ा सा ही आपको पढ़ना है तो अननेसेसरी बुक्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 चैप्टर के लिए पूरी बुक खरीदना जरूरी नहीं है, आप इंटरनेट से टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। एग्रो इकोलॉजी के लिए तो कोई एक टेक्स्ट बुक है नहीं भैया, यू गो फॉर सर्च ऑन इंटरनेट। तो आप इंटरनेट से ही सारे टॉपिक्स को ढूंढो, ओके, और वहां से नोट्स प्रिपेयर करो। जेनेटिक्स के लिए फुंदन सिंह विल बी इनफ, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के लिए। प्लांट ब्रीडिंग के लिए तो BD सिंह, अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करके कर रहे हो तो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन विदाउट एनी मटेरियल तो आपको BD सिंह पे डिपेंड करना पड़ेगा। देन सीड साइंस के लिए अग्रवाल बोल के बोलते हैं, वो ऑरेंज कलर की इतनी मोटी बुक है, वो जरूरत नहीं है। वैसे आप इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकते हो सीड साइंस, या फिर AK जोशी एंड BD सिंह वाली एक छोटी सी किताब आती है सीड साइंस के लिए, यू कैन रिफर दैट। एंटोमोलॉजी के लिए वसंतराज डेविड एंड रामामूर्ति, दिस इज अ वेरी गुड बुक। अप्लाइड एंटोमोलॉजी वाला पार्ट है ये, पेस्ट डिजीज, पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट और बेसिक जो जनरल एंटोमोलॉजी उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। पैथोलॉजी PD शर्मा एंड एंग्रू का जो मटेरियल है वो आप रिफर करो, एंग्रू का मटेरियल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिजियोलॉजी के लिए आप AK जैन रिफर कर सकते हो, S चांद का पब्लिकेशन है। देन बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेट यूज करो, 6 से 7 टॉपिक्स हैं, उसके लिए क्या बुक खरीदोगे। देन जनरल अवेयरनेस, अगेन जनरल स्टडीज का जो आपका मटेरियल जो भी है, GS जनरल स्टडीज का मटेरियल, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर इंटरनेट से आप टॉपिक्स ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, प्रोडक्शन कंजम्पशन ट्रेंड्स उसके बारे में इंटरनेट यूज कर सकते हो। सो दीज आर द सोर्सेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। क्लासरूम में तो हम लोग पूरा मटेरियल लेंगे, यू डोंट नीड एनी ऑफ दीज बुक्स, everything will be given to you in the classroom. So that was regarding agriculture optional. So science optional है, science students के लिए beneficial रहेगा if you have a common optional and you are appearing for both civil services and forest service. तो एक common optional है ना, benefit रहेगा। ठीक है, एक और फायदा ये है कि भाई अपने आप से कुछ ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत खतरनाक वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक वोकैबुलरी है। Everything is factual. You read, you understand, you memorize the things and you write the answer. खुद से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ फैक्चुअल है भैया, आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। So that is another benefit of science optionals. Okay, so that was about agriculture. Okay, so you can contact the office for the date of the new course.
So that will be all from my side. Thank you very much.